हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, माय नेम इज डॉक्टर सतेंद्र सिंह। तो आज बात करते हैं हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा डिस्कस कर लिया था। आज फिर उसको शुरू से डिस्कस करते हैं और देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये बोला। तो देखिए, इसमें सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताया था। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। जिस टेम्परेचर पर, क्या है? टेम्परेचर, यही क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट की वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे आपको बताया था मैंने कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अब देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे हम इसकी ग्राफ से बात करते हैं। देखो ग्राफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ये इसका वेपर प्रेशर है लिक्विड का, ये वेपर प्रेशर, और इधर इसके टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर, ऐसे। ठीक, यानी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच हम एक ग्राफ बना रहे हैं। उस ग्राफ में देखिए, यानी इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो देखिए, बात करते हैं पहले सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की। ये वेपर किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसका वेपर प्रेशर हो गया P0। और फिर बात करते हैं सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या? PS। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? PS। ठीक, अब है ना, ये जो है ये एक सॉलिड है और ये सॉलिड है ना एसिड, यानी ये किसका? सॉलिड सॉल्वेंट, और ये इसका यहाँ के बराबर होगा और ये यहाँ बराबर होगा। इस पॉइंट पे ये इक्वल होगा और इस पॉइंट पे ये। तो देखिए होता क्या है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी ये धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होने पर इसका यहाँ जो वेपर प्रेशर है ये सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे होगा, यानी सॉलिड इस पॉइंट पे आके लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों हो जाएंगे क्या? इक्वल। अब है ना, ये लेकिन जिस पॉइंट पे यहाँ इक्वल होंगे, यहाँ इसका जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा, उसको मान लिया हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये वाला। यानी जिस टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ, वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसका? TO मान लिया। अब देखो, सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। सॉल्यूशन तो और क्या होगा? सॉल्यूशन का तो और कम हो गया। सॉल्यूशन धीरे 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 आया, उसके वेपर प्रेशर इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हुआ? सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये बन जाएगा, ये हो जाएगा TS।
और ये है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला। ये यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ इक्वल हुए और इस टेम्परेचर पे इक्वल हुए, ये वाला। अब देखो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ सॉल्वेंट का, और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ, सॉल्यूशन का। इनके बीच में चेंज आ गया, तो ये जो यहाँ बीच में इनके में जितना चेंज आया वही क्या है, डेल्टा टीएफ होगा। क्या होगा, डेल्टा टीएफ। बस सीधी सी बात है, टेम्परेचर आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर हमें देखना है कि अब कितने का चेंज आएगा सॉल्वेंट का, मान लीजिए सॉल्वेंट का हमने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है इसका, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर ये वाटर मानते हैं, और इसका मान लेते हैं कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब जितने का गैप आएगा, कितने का आ जाएगा, 0 -2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस का गैप आ जाएगा। तो यानी टीओ, अब ये इसमें जितने का चेंज आएगा डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, टीओ माइनस टीएस। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, टीओ माइनस टीएस। तो डेल्टा टीएफ ही क्या है, यहाँ पर डेल्टा टीएफ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। और टीओ क्या है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाला है। अब देखो ये जितना भी डेल्टा टीएफ आएगा यही क्या कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। आई थिंक आपको ग्राफ में समझ में आ गया होगा, फिर एक बार देख लीजिए। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब धीरे धीरे डिक्रीज आने पे इस वाले पॉइंट पे जब यहाँ वेपर प्रेशर आया तो यही सॉलिड का वेपर प्रेशर है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर यहाँ के हो गए इक्वल, यहाँ के बराबर हो गए। अब ये जो पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे बराबर हुए ये है यहाँ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मान लिया हमने टीओ। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर धीरे 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 डिक्रीज होता जा रहा है। इस वाले पॉइंट पे इसका भी वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, और इस वाले जिस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हुए ये है यहाँ सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये है टीएस। तो देखो दोनों में गैप आ रहा है, ये इसके बीच में ये गैप आ गया, जितना गैप आया वो डेल्टा टीएफ है, और डेल्टा टीएफ ही क्या है यहाँ पर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा रहेगा। तो डेल्टा टीएफ बराबर टीओ माइनस टीएस, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लो वाटर के लिए अगर हम निकालें तो देखो डेल्टा टीएफ निकालें यहाँ पर, तो डेल्टा टीएफ बराबर, अब बताओ सॉल्वेंट अगर मान लीजिए वाटर है हमारे पास तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0, और टीएस की वैल्यू कितनी है, -2, और माइनस फॉर्मूले में है तो ये हो जाएगा माइनस, यानी ये होगा माइनस और कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। ये मान लिया लगभग में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। यानी उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुई है 2 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी उसमें, यानी उसमें एक तरीके से कमी होगी 2 डिग्री सेल्सियस की। तो ये क्या है, इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक। सॉल्वेंट से सॉल्वेंट का तो यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये क्या है -2 डिग्री सेल्सियस, वो माइनस में चला गया है ना, ये कम है मान लीजिए कुछ भी है, तो ये क्या है डेल्टा टीएफ यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अब इस पे देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आगे की तरफ बात करते हैं इसका। अब ये है यानी डेल्टा टीएफ एक्सपेरिमेंटली सॉल्व होके क्या है, डेल्टा टीएफ समानुपाती क्या होता है, मोलरिटी, डेल्टा टीएफ समानुपाती मोलरिटी।
यानी डेल्टा टीएफ जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ सॉल्यूशन का वो उसके मोलरिटी के बराबर होगा। अब डेल्टा टीएफ बराबर समानुपाती को कांस्टेंट में चेंज के लिए केएफ इनटू क्या आ जाएगा मोलरिटी, क्या आ गया मोलरिटी, ये वाला फॉर्मूला बना डेल्टा टीएफ बराबर ये। अब डेल्टा टीएफ क्या है, यही क्या है डिप्रेशन, ये तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये के क्या है मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये वाला ठीक। तो अगर हमें यहाँ से पूछ लगे केएफ की यूनिट बताओ, तो केएफ की यूनिट हम निकाल सकते हैं। देखो तो केएफ बराबर, अब देखो केएफ है, अगर मोलरिटी को इधर लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में, तो सीधी बात 1/, में चली जाएगी अपॉन में, तो हो जाएगा डेल्टा टीएफ के अपॉन में क्या है मोलरिटी। यानी अगर यहाँ पूछे यूनिट ऑफ केएफ बताओ, क्या पूछे यूनिट ऑफ केएफ की अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो डेल्टा टीएफ समानुपाती क्या आ जाएगी मोलरिटी, क्या आ जाएगी मोलरिटी। अब देखो डेल्टा टीएफ क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट को किस में मापते हैं मेजर करते हैं केल्विन में, तो इसकी यूनिट तो होगी केल्विन, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर केजी होती है, मोल पर केजी। तो ये इसका मैन अपॉन है, तो केजी कहाँ गया इसके ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा केल्विन इंटू केजी और इंटू में क्या आ जाएगा मोल इनवर्स। सीधी बात है केजी ऊपर गया और मोल को ऊपर लेके इनवर्स में चला गया, तो केएफ की यूनिट निकल गई केल्विन किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स निकल के। तो अगर पूछने लगे तो इसकी यूनिट हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट इस पे आगे की तरफ बात करते हैं। देखो डेल्टा टीएफ समानुपाती मोलरिटी, लेकिन अगर मान लीजिए मोलरिटी इफ मोलरिटी अगर मान लीजिए 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा फिर डेल्टा टीएफ बराबर क्या आ जाएगा केएफ, तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ। यदि मोलरिटी इसकी 1 है तो वहां पे जो क्या होगा मोलर डिप्रेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा डेल्टा टीएफ और केएफ दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन कब, जब मोलरिटी 1 होगी। अगर मोलरिटी 1 नहीं है तो दोनों सेम नहीं होंगे, फिर चेंज आएंगे, ध्यान रखना। तो इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू मोलरिटी। अगर जब मोलरिटी 1 ना हो तो फिर क्या होगा उसको भी देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू मोलरिटी, तो देखिए ये बनेगा डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू मोलरिटी किसकी इक्वल है मोलरिटी आ जाएगी, यानी डेल्टा टीएफ। पहले इसको ऐसे रख लेते हैं, डेल्टा टीएफ समानुपाती, देखो इसको मोलरिटी किसकी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स। अभी इसको हटा देते हैं, चलो लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये वाले देखो मोलरिटी को मैंने किसके बराबर रख दिया, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपॉन में क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसकी यूनिट मोल पर केजी होते हैं, तो मोल पर केजी। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन देखो, इसकी हमें जरूरत क्या पड़े, ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारे काम की है। क्या काम की है वो देखते हैं। देखो डेल्टा टीएफ क्या है, यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो
आपको बताया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो डेल्टा टीएफ यहाँ पे क्या है, इसके समान प्रोपोर्शनल है, यानी देखो डेल्टा टीएफ क्या है, सॉलिड पार्टिकल के समानुपाती। इट मींस ये हुआ, इसका मतलब ये है कि डेल्टा टीएफ सॉलिड के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन है ये प्रूव करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी डेल्टा टीएफ क्या है, इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो इसके प्रोपोर्शनल इस पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा टीएफ क्या हो यहाँ पर, डेल्टा टीएफ प्रूव कर रहा, प्रूव दैट कि डेल्टा टीएफ इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने पहले भी बता दिया था, लेकिन प्रूव यहां से हो गया कि डेल्टा टीएफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फोर प्रॉपर्टी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये ऐसी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे की तरफ बात चलते हैं, ये तो प्रूव हो गया कि ये डेल्टा टीएफ क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी सॉलिड के पार्टिकल पे, सॉलिड पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको आगे की तरफ फॉर्मूले को बढ़ाते हैं, इधर इसको जगह बना लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो ये बनेगा, देखो अब ये बना डेल्टा टीएफ बराबर केएफ, मोलर टी का फॉर्मूला रख दो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर कैपिटल डब्ल्यू किसमें, ग्राम में है, क्वेश्चन में ग्राम में दे रखा है, तो ऊपर आ जाएगा 1000, फॉर्मूले में ऊपर क्या रख लेंगे 1000, इसको केजी में बदल लेंगे। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ, अगर इसकी मोलरिटी 1 है तो ये सब 1 हो जाएगा, ये डेल्टा टीएफ बराबर केएफ आ जाएगा। तो डेल्टा टीएफ निकालो, केएफ दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में दिया हुआ है। तो ये तो हुआ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ग्राफ से भी हमने इसको समझ लिया, इसके फॉर्मूले से भी हमने इसको समझ लिया। आई थिंक आपको अब समझ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको डिटेल से इसको बात करते हैं, इसको शॉर्टली कैसे बात करते हैं। तो इसकी यूनिट भी हमने सॉल्व कर ली, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू स्मॉल डब्ल्यू इनटू में यहाँ 1000 लिखा आ जाएगा 100, और अपॉन में आ जाएगा स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू। तो अब ये कैसे बन जाएगा उस पर डिस्कस करते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए अब क्या है, और उसके एक ही पॉइंट पे चलते हैं। नंबर फर्स्ट, एलिवेशन ऑफ, पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट दूसरे पे बात करी थी हमने, फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, और थर्ड है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हुआ बॉइलिंग पॉइंट। और नंबर 4 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला। ठीक, अब इन पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारे डिस्कस हो गए, फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जिस
टेम्परेचर पर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो देखिए शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हैं, रखने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है। लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर की बराबर हो जाएगा वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट में भी ये ऐसे ही आ जाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू, ये फिर टेम्परेचर आ गया, लेकिन इस बार यहाँ एफ पी आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो अब जब लिक्विड स्टेट की वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी, सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर की इक्वल हो जाएगी, वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे बात करते हैं शॉर्ट में। ये दोनों तो देखिए हो गई, इसको तो हटा देते हैं। अब देखिए इन दोनों में थोड़ी कहानी इनकी सेम सी है, कहाँ चेंज करना वो भी आपको बता देते हैं। तो पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं, और कहाँ का चेंज करना है इसी में चेंज कर देंगे, उसी में डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट भी चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, बताइए, टीएस माइनस टी। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या आ जाएगा, टीओ माइनस टीएस। ये दोनों में यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे चेंज है बस। ये क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ये भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, इसके लिए टीओ मैं लिख देता हूँ एक बार, ये टीओ बराबर क्या है यहाँ पर, ये है, ये चलिए वो लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और टीएस की बात करें तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये ध्यान रखना बी और का ध्यान रखना, और एफ का, बी देर का तो बॉइलिंग पॉइंट है, एफ देर का तो फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इन पे डिटेल्स, ये तो वो दोनों में अंतर। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बी, ये वाला। अब देखिए होता क्या है, क्या होगा, यानी सॉल्वेंट के ना कोई अमाउंट फिक्स है, ना सॉल्यूट की अमाउंट फिक्स है, तो हमने लिखा है सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए तो उसको मिलाने से जितना भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ वो उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वेथन उन्नयन कहलाएगा। लेकिन सॉल्वेंट की क्वांटिटी नहीं पता, ना सॉल्यूट की पता, ठीक। लेकिन अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी अगर फिक्स कर दी जाए तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के फिर दो पार्ट्स बन जाते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखो मान लीजिए मैंने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट में हम क्या लेके चले, H2 लेके चले, चलिए ठीक। तो इसकी क्वांटिटी हमने 2 लेके चले, यहां से इसके 2 पार्ट्स बना दिए हमने, ये और एक पार्ट बन रहा है इसका ये। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट की मात्रा है 1000, क्या है, सॉल्वेंट की अमाउंट है सॉल्वेंट, और अगर मान लीजिए मैंने 100 ग्राम लिया सॉल्वेंट तो 100 ग्राम सॉल्वेंट। तो देखो इसमें क्या है, बस सॉल्वेंट की अमाउंट चेंज हुई है, सॉल्यूट की अमाउंट चेंज नहीं हो रही है। तो सॉल्वेंट की अमाउंट चेंज करने पर
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के दो पार्ट्स निकल गए, उसमें से कौन कौन से देखो। जब हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या मिला दें, इसमें प्लस कर दें, प्लस 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें। और इसमें भी अब हमने क्या करते हैं, इसमें भी मिला दिया 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो यहाँ भी सॉल्यूट के 1 मोल मिला है, यहाँ भी सॉल्यूट के 1 मोल मिला है। तो अगर हम 1000 ग्राम में, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, जब हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल मिलाएंगे तो उसको मिलाने से उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, वही कहलाएगा उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको केबी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो जब 1000 ग्राम है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल मिला है तो इसको मिलाने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट इसका, यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसकी इंक्रीज होगा। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1 मोल मिलाने पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा वो कहलाएगा मोलर। क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं केबी डैश, इसको अलग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए दो पार्ट्स निकल के आ गए ना, किसकी को अमाउंट पे, सॉल्वेंट के अमाउंट। सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट चेंज किया है। अब सॉल्यूट चेंज करने से देखो एक मोलर निकल गया, एक मोलर निकल के आ गया। अब देखिए होता क्या है, ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो देखो आप बता सकते हो मैंने यहाँ 100 ग्राम में एक सॉल्यूट मिला है, सॉल्यूट के 1 मोल मिला है, और यहाँ 1000 ग्राम में एक सॉल्यूट मिला है। बता सकते हो बॉइलिंग पॉइंट में कहाँ ज्यादा वृद्धि होगी, कहाँ ज्यादा इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, इसमें वृद्धि होगी। किसमें ज्यादा होगी, क्योंकि देखो सॉल्वेंट अमाउंट कम है और सॉल्यूट दोनों में सेम है। तो जब सॉल्वेंट अमाउंट जहाँ कम है तो सॉल्यूट का रेशियो वहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो 100 ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल मिलाने पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा वृद्धि होगी, इसलिए केबी डैश की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा। क्या रहेगी, ज्यादा। के बी डैश की वैल्यू क्या रहेगी, इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे कम होगी तो ये हो जाएगा के बी, ये क्या हो जाएगा, के बी इज लेस देन 10। ठीक, तो अब इसका मतलब के बी जब भी ध्यान रखना 10 से ज्यादा वैल्यू है तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, और 10 से लेस वैल्यू वाली तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। अब इसको देखो प्रूव करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला लास्ट में ये बना, केबी डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा, केबी इनटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हुआ ग्राम में, और इनटू में आ जाएगा ऊपर 1000, ये वाला। ये तो वो मोलर के लिए। इसका क्या बनेगा फिर, डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 के स्थान पे आ जाएगा 100। तो दोनों में देखो ये अंतर है। ठीक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पे फॉर्मूला ये लगेगा, और मोलर के लिए पूछ रहा तो फॉर्मूला ये लगेगा। देखो ये केबी की वैल्यू 10 से ज्यादा तो 100 वाला फॉर्मूला, इसको भी प्रूव कर देते हैं। देखो इक्वेशन हमने जो सॉल्व करी थी वो फॉर्मूला आया था केबी डैश इज इक्वल टू क्या था, 10 इंटू केबी, 10 इंटू केबी। केबी डैश क्या है यहाँ पर, मोलर, ये है मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और केबी क्या है यहाँ पर, मोलर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, तो देखो
Kb डैश यानी जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का क्या है, 10 गुना ज्यादा होता है। इस वाले फॉर्मूले से प्रूव है। तो देखो जब 10 गुना ज्यादा होगा यानी Kb डैश 10 Kb, तो जब देखो Kb डैश बराबर 10 आ रहा है तो Kb को कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, है ना। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से ज्यादा ही तो वैल्यू आएगी, या 10 आएगी, 10 से कम तो नहीं आएगी। तो इसलिए Kb डैश की वैल्यू हमें 10 से ज्यादा रहेगी। लेकिन अब इसकी बात करें, Kb की बात करें, तो Kb बराबर क्या आ जाएगा, ये वाले 10 मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में चलेगा तो ये आ जाएगा Kb डैश और अपॉन में आ जाएगा 10। अब बताओ 10, अब बताइए वो तो अब जब इसका Kb डैश है तो यहाँ क्या आ जाएगा, Kb डैश इस वाले फॉर्मूले से तो 10 की Kb डैश की वैल्यू 10 से ज्यादा रहेगी, इस वाले से 10 से हम डिवाइड करें Kb डैश में, तो जब Kb डैश में 10 से डिवाइड करें तो Kb की वैल्यू क्या आ जाएगी, Kb क्या आ जाएगा, इज लेस देन 10। ठीक, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पर। देखो जैसे एग्जांपल क्लोरोफॉर्म है CH3, क्लोरोफॉर्म, इसका देखो Kb है यानी Kb डैश मान लेते हैं इसका है 38.8 क्या है यहाँ पर, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये है एग्जांपल मान लेते हैं ये। यानी देखो किलोग्राम जो क्लोरोफॉर्म है उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना है, 38.8 है, क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, तो देखो इसकी वैल्यू देखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यही तो देखो 10 से ज्यादा आ रहा है 38। अब अगर आपसे पूछे इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालो तो ये Kb डैश ही तो हुआ हमारा, ये किसके इक्वल है, Kb डैश के, यानी क्लोरोफॉर्म में ये है Kb डैश के इक्वल। अब Kb अगर हमसे पूछे तो बराबर, तो Kb डैश कितना हमारा 38.8 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 3.88 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो 10 से कम आ गया Kb तो इसकी वैल्यू 10 से कम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सारी कहानी ये समझ में आएगी। अगर न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप Kb की वैल्यू 10 से ज्यादा दे रखी है तो 100 वाला फॉर्मूला लगेगा वहां, और अगर Kb की वैल्यू 10 से कम दे रखी है तो वहां 1000 वाला फॉर्मूला लगेगा। 1000 है फॉर्मूले में तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा, और अगर फॉर्मूला 100 वाला है तो कहलाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। सॉल्वेंट की अमाउंट के आधार पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, सारे इस पे डिस्कस किए, सारी चीजें आपको डिटेल्स में बता दी, और इसके बाद इसमें और चीजें आई थिंक अब इसमें कोई चीज बची नहीं है, और कुछ होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एबनॉर्मल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद फिर मिलेंगे वॉन्ट हैव फैक्टर पे। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में शेयर करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।